जैसे वक्त बदला वैसे ही देश के लोगों का जीने का तरीका बदला। वैसे ही अब खबरों को आप तक पहुंचाने का भी तरीका बदलेगा। बस एक टच और सारी खबर आपके हाथों पर। दिन हो या रात, अखबार पहुंचाएगा हर खबर आपके पास। साइकिल की घंटी से आपके मोबाइल की घंटी पर खबरों का है यही बाजार। मतलब अब डिजिटल हुआ अखबार। A very good afternoon to all of you. आज आप सभी का स्वागत है अखबार की बैठक में। एक बार जोरदार तालियां हमारे शो के लिए। आज इस शो में एक ऐसी महिला मौजूद है जो मेरे साथ साथ कई लोगों की इंस्पिरेशन रही है। हजारों लड़कियों को उन्होंने प्रेरणा दी है। ऐसे हमारे इंडिया में दो बातें ज्यादातर लोगों को हजम नहीं होती हैं, पता है क्या? विमेन और बिजनेस। लड़की होकर बिजनेस करोगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, अच्छा तुम्हारे पर लग गए हैं। ये सब बातें हमसे ज्यादातर लोगों ने सुनी हुई है, स्पेशली गर्ल्स। सुनी हुई है? बिल्कुल, अरे आपका ही शो है, बोल सकते हो। सुनी हुई है। तो कुछ इसी तरह की बातें आज हमारे बीच गेस्ट है, उन्होंने भी सुनी, लेकिन उन्होंने सभी मुश्किलों का सामना किया और आज अपने दम पर अपनी एक पहचान बनाई है। उनके साथ साथ एक कहते हैं ना कि सफर बहुत ही मुश्किल होता है अगर किसी का साथ ना हो। उनके हस्बैंड मिस्टर नवीन सर ने भी उनका पूरे सफर में अच्छे से साथ दिया। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर स्पेशल गेस्ट फॉर द इवेंट, मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल। मैम, हम आपको स्टेज पर बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक छोटी सी साउंड क्लिप आपके लिए रेडी की है। कैन वी हैव द साउंड प्लीज? आज हम जानेंगे ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने हजारों मुसीबतों का सामना कर ना जाने कितनी महिलाओं को प्रेरणा दी है। अंजू अग्रवाल। इनकी शादी 2002 में हुई और इनके 2 बच्चे हैं। सब कुछ मानो बहुत अच्छे व ठीक तरीके से चल रहा था, तभी उन्हें मालूम हुआ कि उनके पति की कॉटन फैक्ट्री में भयानक आग लग गई है। मानो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि आग इतनी भयानक लगी थी जिससे सब जलकर राख राख हो गया था और मानो लगा कि यही अंत है। लेकिन तब भी अपने हौसले के साथ उन्होंने नया काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन अंजू के विश्वास ने असंभव को संभव करने का प्रयास जारी रखा। तभी उनके किसी दोस्त ने उन्हें व उनके पति को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया और उन्होंने खुद को एक और मौका देने का फैसला किया। 2009 में उन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। इस इंडस्ट्री में उन्होंने अच्छी व बुरी दोनों बातें सीखी। उन्होंने गौर किया कि कुछ एडवाइजर्स इंश्योरेंस को गलत तरीके से प्रमोट कर रहे थे। लोगों की जरूरतों को जाने बगैर खुद के फायदे के लिए इंश्योरेंस बेच रहे थे। तभी उन्होंने व उनके पति ने यह तय किया कि वे सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं बेचेंगे, बल्कि उन्हें इसकी जरूरतों और बेनिफिट्स को बताकर उन्हें जागरूक करेंगे। और आज इनका 2009 में शुरू हुआ सफर आज तक जारी है और आशा करते हैं आगे भी जारी रहेगा। एक बार जोरदार तालियां अंजू मैम के विश्वास के लिए, उनके जज्बे के लिए। हम में से अगर कोई होता तो शायद हार मान चुका होता, लेकिन मैम ने विश्वास के साथ काम किया और आज अपनी एक पहचान बनाई है। नाउ आई रिक्वेस्ट अमित सर टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड स्टार्ट द इंटरव्यू सेशन। एक बार जोरदार तालियां। नाउ आई रिक्वेस्ट मैम एंड सर टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मैंने आपको काफी बार कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, और आप सभी की जोरदार तालियों के बीच स्वागत है सर और मैम आप दोनों का। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का अखबार के इस बैठक में। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि हमने देखा कि इंश्योरेंस की फील्ड में मैम ने जिस तरह से देखा कि कई लोग गलत तरीके से इसको प्रमोट कर रहे थे और सही जानकारी मैम ने लोगों तक पहुंचाई है, तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मैम और सर आप दोनों अपने बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। मेरा नाम अंजू अग्रवाल है। हाउसवाइफ थी मैं, और 2002 में जैसे मैंने बताया हमारी शादी हुई है। तो एक हाउसवाइफ से एक एंटरप्रेन्योर का सफ़र
जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मेरा पहले कॉटन की फैक्ट्री का बिज़नेस था, तो बेसिकली उसमें आग हमारी फायर हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा निराशा भी हुई। लेकिन अब मैं अपनी वाइफ के साथ साथ देते हुए, इनके साथ हम सफ़र बनते हुए, तो वो इंश्योरेंस का बिज़नेस आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैम, जैसे कि हमारी होस्ट ने बात की कि एक वुमेन के लिए बिजनेस करना कहते हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी किया जाता है कि वुमेन हो के बिजनेस, तो ऐसा कुछ आपके साथ रहा? कभी किसी ने डिमोट किया आपको? नहीं, फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी जॉइंट फैमिली है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे देवर हैं, और हम लोग एक जॉइंट फैमिली है। तो मुझे कभी भी उनसे डिस्करेजमेंट नहीं मिला, मेरी फैमिली ने, और सबसे बड़ी बात मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया कि नहीं, कि तुम कुछ करके दिखाओ, तुम कुछ कर सकते हो। तो उस फील्ड में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपके कॉटन की फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई, कैसा आप दोनों से ही जानना चाहूँगा क्योंकि दोनों साथ में रहते हैं, तो कितना मुश्किल था आप दोनों के लिए वो समय, और उस समय घर को चलाना अपना? बहुत मुश्किल था। उस वक्त तो ऐसा लगता था कि जैसे ज़िंदगी का सफ़र ही रुक गया हो, क्योंकि ये लगता था कि अब आगे करें तो क्या करें। मतलब फाइनेंशियली भी और मोरली भी हम एक तरह से, मैं तो टूट ही गया था। तो लेकिन क्योंकि जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे फादर बड़े ऑप्टिमिस्टिक और बड़े पॉजिटिव रहते हैं, तो उन्होंने मुझे मोरली भी सपोर्ट किया और घर के हिसाब से भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ, जो भी हम धीरे धीरे आगे संभालेंगे। तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया। तो हम फिर नए काम के लिए ढूंढ ही रहे थे, क्योंकि पूंजी तो बची नहीं थी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंतज़ार करा, लेकिन लकीली जो है हमें वो अपॉर्चुनिटी भी मिली। एक बात और कहना चाहूँगी, हमने, जैसे मेरे हस्बैंड की कॉटन फैक्ट्री थी, तो हमने उसका इंश्योरेंस भी कराया था, बट हम उसी विश्वास पे थे कि जब इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा अमाउंट था, तो हमें था कि जब वो क्लेम मिलेगा तो हम उससे कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन जिस एडवाइज़र ने हमें वो इंश्योरेंस बताया था, उसने क्या बताया, उसने हमें मिसगाइड किया और हमें हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया। मतलब उस वक्त तो ऐसा लगा कि अब कुछ भी नहीं है। बहुत सारे सवाल थे मन में, क्या इंश्योरेंस लेना गलत है या फिर उस एडवाइज़र की गलती रही जिसने हमें गलत गाइड किया। बस उन्हीं सवालों के जवाब थे, बहुत सवाल थे बहुत, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आपकी ये फैक्ट्री थी, तो आप इसको दोबारा स्टार्ट भी कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली क्या था, हमारे पास पूंजी नहीं थी, ऑक्सीजन लोन भी था हमारे पास, जो कि हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ कि उसको पे बैक करने के लिए, जो कि हमने धीरे धीरे जो है इंस्टॉलमेंट में उनको किया। तो ये बड़ा मुश्किल था कि हम नई दोबारा उसको रिवाइव करें, उसके लिए फिर से उतनी पूंजी लगाना हमारे पास तो नहीं थी। इंश्योरेंस आपने करवा रखा था, बट उधर से कुछ भी नहीं हो पाया? उससे वहाँ से कुछ नहीं हुआ। हमने इनफैक्ट हमारा कोर्ट में केस भी चला, लेकिन वहाँ भी, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक नींव ही गलत डल जाती है तो फिर कैसे पास होगा। ठीक है मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आपने इंश्योरेंस फील्ड को चूज़ किया है, तो कैसे आपने सोचा इंश्योरेंस फील्ड का? 2009 की शुरुआत में हस्बैंड के फ्रेंड थे, उन्होंने हमें इंश्योरेंस से कुछ इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि भाई आप एक बार देख सकते हो, ये फील्ड अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि उसमें इन्वेस्टमेंट पार्ट कुछ नहीं था। और फिर जो दिमाग में जो सवाल उठे थे कुछ टाइम पहले कि इंश्योरेंस सही है गलत है, तो उस सवालों के जवाब खोजने का एक मौका मिला। तो हमने सोचा कि बिना लागत का काम है, क्यों ना एक मौका दिया जाए, देखा जाए कि एग्जैक्टली है क्या। तो बस इस तरह से हम 2009 में फिर हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम लोग निकल पड़े। आज का जो दौर है वो आधुनिक दौर है, और इतनी आसानी से, या बोला जाए इतनी जल्दी कोई भरोसा नहीं करता है इंश्योरेंस जैसे फील्ड पर। इसको आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम भी जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए थे तो हमने देखा कि जब हम लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी, तो हमें लगा कि कुछ एडवाइज़र्स बहुत गलत तरीके से इंश्योरेंस को प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली क्लाइंट्स को ये पता ही नहीं होता कि वो इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। सिर्फ एडवाइज़र्स अपने बेनिफिट के लिए इंश्योरेंस बेच रहे थे। तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने तय किया कि नहीं, हमें सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बेचनी, हमें लोगों को इंश्योरेंस की ज़रूरत
और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है और उनकी ज़रूरतों को समझते हुए हमें उनको इंश्योरेंस की प्लान्स या कॉन्सेप्ट सजेस्ट करने हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे बढ़ते गए, लोगों से मिलते गए, लोगों का विश्वास जीता और कहते हैं ना, शुरू करो तो कारवां अपने आप बनता चला जाता है। तो कब से आपने ये शुरुआत की थी और अब तक का कैसा सफ़र आपका चल रहा है, अगर आप बताएं। 2009 में हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए थे। शुरू का सफ़र मुश्किल था क्योंकि नई फील्ड थी, बिल्कुल हस्बैंड के लिए, मेरे लिए बिल्कुल नई फील्ड थी। मैं हाउसवाइफ थी, कुछ ऐसा था नहीं कि बाहर निकल के काम करना है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको लोगों से मिलना है, अपनी बातें रखनी है, उनकी बातें सुननी है। लेकिन चैलेंज था, एक्सेप्ट किया, लोगों से मिले, उनके लिए उनका जाना सुना तो पता चला कि उन्हें अभी पता ही नहीं है इंश्योरेंस है क्या। तो हमने शुरुआत की, लोगों से मिले, उनका विश्वास जीता, इंश्योरेंस के बारे में उन्हें बताया। तो धीरे धीरे करते करते आज ही कारवां, आप देखिए 2009, 13 साल हो गए हमें इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। आज कम से कम हमारे 300 क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। इवन 20 से ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स NRI क्लाइंट्स हैं, जो हम 6 से 7 कंट्रीज़ में हमारे NRI क्लाइंट्स भी हैं। तो बस ये सफ़र अभी भी कायम है। जैसे कि आपने बताया कि आप क्लाइंट्स को फेस टू फेस मिलती हैं, तो कभी इंश्योरेंस के नाम पे उनके फेस पे कुछ ऐसी घबराहट देखने को मिली कि हाँ नहीं, डर लग रहा है लेने में? ऑब्वियसली, क्योंकि कहते हैं ना, पुराना बैकग्राउंड इंश्योरेंस का, लोगों के मन में इतना डर था कि पता नहीं ये भी मेरे साथ कुछ धोखा तो नहीं करने आया। तो वहाँ हम क्लाइंट्स को तसल्ली करते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि उन्हें ऐसा क्या फ़ील हुआ, वो ऐसा क्यों फ़ील करते हैं। हमारा काम सिर्फ इंश्योरेंस बेचना नहीं है, हमारा काम है लोगों की दर्द को, उनके पेन को समझना कि एग्जैक्टली वो चाहते क्या थे और उन्हें मिला क्या है। तो इसीलिए बहुत अजीब रिएक्शंस भी होते हैं, लेकिन हमें तो अपनी काम बहुत सीधे तरीके से करना है, सच्चाई से करना है। जैसे कि आपने बताया 2009 में आपने शुरुआत की थी, आपके एक दोस्त ने आपको बताया था। तो उस टाइम क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो फैक्ट्री है उसमें आग लगी थी, तो क्या चल रहा था जब आपने इंश्योरेंस के बारे में सुना कि हाँ आपको इस फील्ड में अगर जुड़ना है, तो आपके मन में क्या चल रहा था इस फील्ड को लेके? देखिए, शुरुआत तो करनी थी, इन्वेस्टमेंट थी नहीं, तो एक मौका देना चाह रहे थे हम दोनों खुद को कि भाई अपने आप को साबित करना है, आगे बच्चों के फ्यूचर को बनाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक ब्लाइंड हम लोगों ने उसमें शुरुआत की। स्टेप हमने लिया लाइफ इंश्योरेंस से, लेकिन धीरे धीरे करते हुए आज हम इंश्योरेंस की हर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, इवन हम बहुत सी तरह की फंडिंग भी करते हैं। और धीरे धीरे करके हमने अपनी एक फर्म बनाई है, अग्रवाल फाइनेंशियल कंसल्टेंट के नाम से। छोटी फर्म है, मैं और मेरे हस्बैंड ही अभी उसमें काम कर रहे हैं, बट आप सबका साथ रहा, लोगों का विश्वास रहा, तो ये फर्म एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी। एक सवाल और रहेगा, जिस टाइम आप जुड़ रहे थे इस फील्ड से, तो थोड़ी झिझक कहीं ना कहीं रही होगी, क्योंकि आपकी फैक्ट्री के साथ वहाँ आपको उसका नहीं मिला कुछ, तो थोड़ा झिझक तो रहा होगा अंदर जुड़ने से पहले? झिझक तो बेसिकली ये थी कि वो नई फील्ड थी हमारे लिए। बेसिकली नई फील्ड में काम करने के लिए आपको एक्सपीरियंस है नहीं। तो जो हमारे फ्रेंड थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आओ यहाँ, क्योंकि जो हमें जो शुरुआत मिली, जिस कंपनी से शुरुआत मिली, वो बहुत अच्छा सिखाती भी है। तो हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ सीख जाते हो तो फिर आपको मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि काम कैसे करना है, कैसे लोगों से, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत होती है लोगों से बात कैसे करनी है। मेन जो चैलेंज होता है वो यही होता है। लेकिन एक बार अगर आपको मीटिंग मिल जाती है या बात शुरू होती है, तो ऑब्वियसली 2, 3, 4 मीटिंग में तो वो थोड़ा सा फैमिलियर हो जाता है, उसे ट्रस्ट होता है। तो इसी तरीके से हमारी शुरुआत, मतलब जो था वो ये इसी को लेके ही हमने शुरू किया, उसके ट्रस्ट पे शुरू किया, अपने फ्रेंड के ट्रस्ट पे। मैम, आपने इतना लंबा समय इस फील्ड में दिया है, तो आपकी अचीवमेंट जिनके बारे में आप बताना चाहें? अचीवमेंट्स सबसे पहले तो ये कि कहते हैं ना, जब हम सफ़र अच्छा हो तो सफ़र अपने आप ही बेहतरीन होता है, चला जाता है। तालियां हो जाए एक बार इस बात पे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स लिए हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स भी क्वालिफाई किए थे।
तो ये सब मेरे क्लाइंट्स और उनका प्यार है, उनका भरोसा है, जो हमें आज तक वो प्यार और वो भरोसा कायम दे रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बताएं हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आप एक दूसरे के लिए, तो एक दूसरे के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आप? मेरी वाइफ बहुत पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को ना बोलता हूँ तो वो इसे हाँ बोल देती है। तो ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है जो मुझे अच्छी लगती है। मैम आप अगर सर के बारे में कुछ कहना चाहें तो? नवीन के बारे में मैं इतना कहूँगी कि ये कुछ भी बात हो एटलीस्ट सुनते हैं। मतलब हम लोग कोई भी डिसीजंस होते हैं हम कभी अकेले नहीं लेते हैं। मैं इनकी राय लेती हूँ, ये मेरी राय लेते हैं। तो कोई भी फैमिली को बनाने में जब हस्बैंड वाइफ दोनों की राय सेम होती है तो वो तो फिर किसी चीज़ का कंपैरिजन ही नहीं होता। तो क्या बताऊँ मतलब हर फील्ड में हर तरह से सपोर्टिव है। ऑडियंस की तरफ से अगर किसी का कोई सवाल रहता है तो? मेरे सवाल है, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी कि आपको क्लेम ही नहीं मिला, तो इसी इंडस्ट्री में रहकर दूसरों को ये भरोसा दिलाना कि इंडस्ट्री सेफ है, कैसे आपको? बेसिकली हमने वही, जैसे मैंने बताया, हमने देखा कि एडवाइजर्स मिसगाइड करते हैं। तो हमारा सबसे पहले मिशन कह लीजिए कि यही था कि हम जो भी है, जो कंपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इंश्योरेंस कंपनी जो भी बता रही है वो साफ़ सुथरा अपने क्लाइंट के सामने रखो। कोई हमने ऊपर से कोई ये नहीं किया कि नहीं भाई कंपनी आपको ये दे देगी या वो दे देगी, नहीं। जो मेरी कंपनी कह रही है कि हम क्लाइंट को ये देंगे, हमने क्लाइंट को साफ़ सुथरा वही चीज़ बताई है। तो जब क्लाइंट को समझ में आया कि भाई इन्होंने ऊपर से कोई वो नहीं किया, बिल्कुल साफ बात कर रहे हैं, स्पष्ट बात कर रहे हैं, कोई मिलावट नहीं है, तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास बनता चला गया और ख़ुद का भी एक जो आत्मविश्वास था वो भी हुआ कि नहीं भाई मेरे साथ गलत हुआ तो एटलीस्ट मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगी। इंश्योरेंस वालों ने आपके साथ विश्वास करता है, देखा जाए तो बहुत बड़ा सदमा लगता है कि अरे कैसे सर, लेकिन आपने दोनों ने ही उसको अपना करियर चूज कर लिया, संकोच नहीं हुआ, क्यों हमारे साथ धोखा किया गया, हम उसी इंडस्ट्री में जाके। देखिए कहते हैं ना कि अगर गंदगी साफ़ करनी है तो उसमें तो उतरना ही पड़ेगा तो अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हम चाह रहे थे कि एटलीस्ट कुछ ऐसे लोगों को हम समझा सकें। तो अगर कुछ लोग भी हो जिनके साथ गलत होने से बच जाए तो हमारे लिए तो ये एक नोबल कॉज था। तो हमें बिल्कुल यही लगा कि नहीं, जो हमारे साथ हुआ कम से कम अगर हम कुछ लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं तो हम शायद अपने उस दर्द को भूल जाते। और मैम जैसे एक मूल मंत्र हर इंश्योरेंस जो होता है कि यार हाँ मैं जाऊँगा तो मैं भरोसा दिलाकर आऊँगा, तो सर आप कैसे सेटिस्फाई करते हैं अपने क्लाइंट को कि आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपना पैसा, अपना विश्वास वो एक सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए कोई भी इंसान है कहीं भी इन्वेस्ट करता है, सबसे पहले वो उस कंपनी के बारे में जानता है कि भाई वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उसका पैसा लग रहा है तो वो कंपनी कितनी ग्रो कर रही है। तो सबसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, फिर मैं अपनी कंपनी के बारे में बताती हूँ कि मेरी कंपनी कितना ग्रो कर रही है, उसकी सारी चीज़ें एक एक फैक्ट्स हम बताते हैं। जब क्लाइंट को तसल्ली होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी कंपनी में कर रहा है जो ग्रोइंग है, ऑब्वियसली हम सब अपनी इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में करना चाहेंगे जो ग्रो कर रही है। तो जब फैक्ट्स एंड फिगर्स हम क्लाइंट के सामने रखते हैं और जो उनके सॉल्यूशंस होते हैं वो बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लाइंट के सामने रखते हैं तो भरोसा आता है क्लाइंट्स को। मुद्दा ये कि आप अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपनी बातों को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो भरोसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां। तो इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाते हैं आज की पहली परफॉर्मेंस को, जो करती हैं अपने शब्दों से वार और चाहती हैं देश में बदलाव। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साजिया।
नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम साजिया है और मेरी इस शायरी का शीर्षक है दाग। अक्सर हम लोग अपने आउटर लुक को लेकर इनसिक्योर होते हैं, तो उसी के ऊपर मैंने ये लिखा था। 100 दफ़ा पूछा गया मुझसे सवाल है, 100 दफ़ा पूछा गया मुझसे सवाल है, हर सवाल को दोहराना कितना आसान है। मैं उठ खड़ी हो जाऊं अगर कोई पूछे मुझसे दोबारा, ये चेहरे पर दाग मेरे कैसे निशान हैं। मैं बदमिजाज ख्याल की मैं बदतमीज हूँ कभी, मैं कभी शरीफ सी देखूं उन्हें टुकुर टुकुर, लोगों को मेरे दाग का कितना ख्याल है। मैं रो पड़ूं कभी कभी, मैं खुश हूँ कभी कभी, जो पूछे कोई मुझसे सवाल, ये कैसा सवाल है। कि ये निशान मेरे चेहरे पर, कि ये निशान मेरे चेहरे पर कई कहानी जाहिर करते हैं, यह मुझे जीने के जज्बे दिया करते हैं। मैं ना चाहूँ कभी हो कोई गमज़दा, मगर अक्सर लोग ये पूछकर नसीहतें दिया करते हैं कि मैं बदल दूँ ये दाग अपने उन खूबसूरत गालों में, कि मैं बदल दूँ ये दाग अपने उन खूबसूरत गालों में, मैं बदल दूँ ये चेहरे की निशानियाँ, हो जाऊँ मैं भी हर शख्स की तरह जिनके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं, जो दिखती है जन्नती और फूल सी क्यारियाँ। कोई कहे चेहरे के ये ऐब को मैं मिटा दूँ, कोई कहे इस पर मैं मरहमी लिपा करूँ। ये सवाल उनके मेरे दिल में चुभा करते हैं, ये सवाल उनके मेरे दिल में चुभा करते हैं, कभी कभी हंसने के मौके दिया करते हैं। मैं बदमिजाज ख्याल की अनसुना करती चलूं, शौक है मुझे भी कि औरों की तरह जिया करूं, कि मैं खुश मिजाज कभी दुख में सोचा करूं, ये दाग मेरे चेहरे पर क्या कोई ऐब है। मैं खूबसूरत सीरत की मैं खुश मिजाज लड़की हूँ, मैं रो पड़ूँ कभी कभी जब वक्त याद करती हूँ। कभी कहे कोई मुझे निकाह मेरा मुमकिन नहीं, कभी कोई मजे से छुए मेरे जख्म को, ये जख्म मेरा बेजुबा अपनी कहानी गाता है, ये जख्म मेरा बेजुबा अपनी कहानी गाता है, अपने इस जख्म का सिलसिला बताता है। मैं भली उनसी नहीं मगर मैं खूबसूरत दाग हूँ, मैं जख्म पुराना मगर नया अंदाज हूँ। मैं बदतमीज हूँ सही, मैं खूबसूरत चांद हूँ, जिसे कोई समझा नहीं वह पहलू का राज हूँ। यह सवाल बार बार मुझसे क्यों पूछा जाता है, ये नसीहतें क्यों कोई बताता है, कि दाग चेहरे पर मेरे अपनी कहानी बयां करते हैं, हर चेहरे के जख्म चांद हुआ करते हैं, कि छुपाने की ज़रूरत नहीं मुझे या किसी और को, कि छुपाने की ज़रूरत नहीं मुझे या किसी और को, मेरी आशिकी इनसे है यह मेरे दर्द बयां करते हैं। ना हो सके निकाह तो भले ही ना हुए, ना हो सके निकाह तो भले ही ना हुए, हम अकेले भी अकेले नहीं, हमें जीने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं, कि ये दाग मेरे चेहरे पर मुझे जज्बा दिया करते हैं, मुझसे बदमिजाज बदतमीज़ को जीने का हौसला दिया करते हैं। शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां साजिया के लिए। अब कहते हैं कि लड़की होना आसान नहीं है, तो यहाँ पे जितने पुरुष बैठे हैं वो ऑफेंड ना हो। क्या लड़का होना आसान होता है? नहीं। तो ऐसे ही सवाल का जवाब लेकर आ रही हैं सुनीता पासवान। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुनीता। हेलो एवरीवन। तो अक्सर देखा जाता है हमारी सोसाइटी में लड़कों को रोने से मना किया जाता है। उन्हें कहा जाता है तू लड़का है, रो नहीं सकता है। कुछ पंक्तियां हैं उसके ऊपर। तू एक बार लड़का बनकर तो देख, लाड प्यार से ज़्यादा जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया जाता है। कितना मुश्किल है पैसा कमाना, ये बचपन से सिखाया जाता है कि एक दिल का नूर है तू, किसी के मांग का सिंदूर है तू। कौन समझेगा, किसे बताएगा? अरे
दिन भर की थकान का चकनाचूर है तू। तू लड़का है, तू किसी भी हाल में रो नहीं सकता। खिलौना टूटे या दिल, तू पल के भिगो नहीं सकता। क्या तू देख पाएगा माता पिता को इस उम्र में काम करते हुए, या देख पाएगा अपने बीवी बच्चों को अभाव में पलते हुए? तुझे हर घाव, हर जख्म छुपाना पड़ेगा। कुछ भी हो दुनिया के सामने तुझे मुस्कुराना पड़ेगा। कितना दर्द है इस दिल में, एक बार हाथ रख कर तो देख। तू एक बार लड़का बनकर तो देख। तुझे कृष्ण बन प्रेम का राग सुनाना होगा। तुझे कृष्ण बन प्रेम का राग सुनाना होगा। मन में बसी हो राधा, लेकिन ब्याह रुक्मणी से रचाना होगा। तू अपनी ही इच्छाओं पर आदर्श का चोला पहन कर तो देख। अरे तू एक बार लड़का बनकर तो देख। कि तू मर्द है रो नहीं सकता, कि तू मर्द है रो नहीं सकता। कितना भी टूटा हो दिल, तू आंसू बहा नहीं सकता। तू दिन रात सुबह शाम इन ख्वाहिशों की भट्टी में जलकर तो देख। अरे तू एक बार लड़का बनकर तो देख। तू एक बार लड़का बनकर तो देख। थैंक यू। चाहे लड़का हो या लड़की हो, इमोशन सबके पास है। मेन एंड वुमेन बोथ कैन क्राई, क्योंकि उन सबके पास इमोशंस है।